प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा अपने राजमहल के सामने वाले नवरंग वन के रहस्य को जानना चाहती है, इसलिए वह वहां जाती है। अपने सिपाहियों से छिपकर वह वहां से जड़ी बूटियां लाती है। तभी उसकी नजर नवरंग वन के बीच में चमकती हुई एक जगह पर पड़ती है। जैसे ही एक पक्षी वहां आता है वह उसमें समा जाता है। तारा यह देखकर हैरान हो जाती है। तभी सिपाहियों की नजर तारा पर पड़ती है। तारा का मुंह ढका हुआ होता है, इसलिए वे उसे पहचान नहीं पाते और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करते हैं। लेकिन तारा वहां से बचकर राजमहल आ जाती है, जहाँ वह अपने भाई के मस्तिष्क के लिए दवा बनाती है और उसे लगाती है। तभी महल में उसके पिता यानी प्रीतमगढ़ के राजा का आगमन होता है। उनका सेनापति तारा को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था और उसे अपनी पत्नी बनाकर प्रीतमगढ़ का राजा बनना चाहता था। सेनापति शाही वैद्य से कहकर तारा के भाई के मस्तिष्क को खराब करने वाली जड़ी बूटियां खिलवाता था। शाम को तारा वापस नवरंग वन में जाती है, जहां उसके सामने वही चमकदार जगह होती है। तभी उसका दुपट्टा उड़कर उस चमकदार जगह पर जाता है। नवरंग वन कोई चमत्कारी जगह नहीं है, बल्कि एक टाइम ट्रेवल मशीन है। अगर कोई भी चीज वहां जाती है तो वह 21वीं सदी में पहुंच जाती है। उसका दुपट्टा 21वीं सदी में जाता है और ध्रुव नाम के एक लड़के के पास पहुंचता है। आखिर क्या रहस्य है ध्रुव और तारा का? प्रीतमगढ़ के राजा अपने सबसे पसंदीदा घोड़े को काबू करने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं। सभी बड़े बड़े घुड़सवार आते हैं, लेकिन कोई भी घोड़े को काबू नहीं कर पाता। तभी एक घुड़सवार अपना घोड़ा लेकर आता है और राजा के पास जाकर अपना चेहरा हटाता है। वह कोई और नहीं बल्कि खुद प्रीतमगढ़ की राजकुमारी तारा होती है। तारा उस घोड़े को काबू करने के लिए मैदान में उतरती है, लेकिन घोड़ा बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा होता है। तारा समझ जाती है कि इसके पैरों में चोट लगी है। तारा एक अच्छी वैद्य होती है। वह घोड़े की चोट को ठीक करती है और घोड़ा काबू में आ जाता है। फिर राजा कहते हैं, भले तुम हमारी राजकुमारी हो, लेकिन क्या इनाम चाहती हो? तारा कहती है कि वह अपने भाई और अपनी खास सहेली की शादी करवाना चाहती है। राजा तारा की इच्छा पूरी कर देते हैं। शादी के दिन ही तारा के भाई की मानसिक बीमारी फिर से बढ़ जाती है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में गांठ होती है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। राजा राज्य के सबसे बड़े हकीम को बुलाते हैं। हकीम राजकुमार को देखकर बताते हैं कि उनके मस्तिष्क में एक गांठ है और अगर यह ज्यादा समय तक रही उनकी मौत भी हो सकती है। अभी तक किसी ने भी इसका इलाज नहीं खोजा है, क्योंकि अगर वह गांठ निकालनी है तो मस्तिष्क को खोलना पड़ेगा और ऐसी बड़ी बीमारी का इलाज ढूंढने में सदियां लग सकती है। दूसरी ओर 21वीं सदी में ध्रुव नाम के एक लड़के की कंपनी ने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। अपने भाई के मस्तिष्क की बीमारी का इलाज करवाने के लिए तारा भगवान से प्रार्थना कर रही होती है। तभी तारा के पास उसकी सहेली एक संदेश लेकर आती है, जो उसकी माँ का होता है। संदेश में लिखा होता है कि अगर तुम अपने भाई का इलाज करवाना चाहती हो तो मुझसे मिलने आओ। उसकी सहेली उसे मना करती है, क्योंकि वहाँ जाने वाले को सजा मिलती है, लेकिन फिर भी अपने भाई का इलाज करवाने के लिए तारा वहाँ जाने लगती है। जब इस बात की खबर सेनापति राजा को बता देता है, राजा भी अपने सैनिकों को तारा को पकड़ने के लिए भेज देते हैं। उधर तारा अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ उसकी माँ उसे अपने पास नहीं आने देती और वह नीचे पड़े कपड़े पर आग लगा देती है और कहती है, अगर तू मेरी बेटी है तो इस पर चलकर अपनी अग्नि परीक्षा दे। तारा जैसे ही उस पर चलने वाली होती है, उसकी माँ वह कपड़ा हटा देती है और तारा को गले लगा लेती है। वह कहती है, समय बहुत कम है, भाई की जान बचाने के लिए तुम्हें इस समय से आगे दूसरे समय चक्र में जाना होगा। ऐसी जगह जहाँ भविष्य में इस बीमारी का इलाज हो। तुम्हें वहाँ जाने के लिए नवरंग वन से जाना होगा। तभी वहाँ राजा के सिपाही आते हैं और तारा को पकड़ कर ले जाते हैं। राजा तारा के बाहर जाने पर प्रतिबंध कर देता है। तारा आखिरी बार अपने बीमार भाई को जगाकर उनका आशीर्वाद लेती है और संकल्प करती है कि वह भविष्य में जाकर उनके मस्तिष्क का इलाज ढूंढेगी। उधर सेनापति मंडप में तारा का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही दुल्हन का चेहरा देखता है तो पाता है कि तारा की जगह उसकी सहेली बैठी है, जिससे वह आगबूला हो जाता है। इधर तारा अपने भाई की जान बचाने के लिए घोड़े पर सवार होकर नवरंग वन की ओर बढ़ती है, मगर सेनापति और उसके सिपाही उसका पीछा करने लगते हैं। तारा पूरी ताकत से घोड़ा दौड़ाती है, लेकिन आखिरकार चारों तरफ से घिर जाती है। वह जोर से चिल्लाती है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे अपने भाई की जान बचानी है। तभी उसी वक्त तेज तूफान और अंधेरा छा जाता है। जब रोशनी आती है तो सबके सामने से तारा अचानक गायब हो चुकी होती है। नवरंग वन के समय चक्र के बीच पहुंच चुकी होती है। बिजली की चमक और गर्जना के साथ समय चक्र सक्रिय हो जाता है और तारा उसमें समा जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वह 400 साल आगे भविष्य में यानी साल 2023 में होती है। वहाँ वह देखती है कि जो ताजमहल पहले निर्माणाधीन था अब पूरी तरह से खड़ा है। रेलवे पटरी पर खड़ी तारा ट्रेन को देखकर डर जाती है। तभी ध्रुव उसकी जान बचाता है। ध्रुव तारा की मदद करता है और यहीं से तारा के नए सफर की शुरुआत होती है। 17वीं सदी की तारा 21वीं सदी में पहुंच चुकी होती है, जहाँ उसकी पहली मुलाकात ध्रुव से होती है। ध्रुव उसे कहता है कि तुम यहाँ आत्महत्या क्यों करने आई थी, मगर तारा बताती है कि वह किसी राक्षस से डर गई थी, जबकि असल में वह ट्रेन को ही राक्षस समझ रही थी। ध्रुव उसे पागल समझकर अस्पताल ले जाने का फैसला करता है और अपने स्कूटर पर बैठने को कहता है, जिसे देखकर तारा हैरान रह जाती है और कहती है कि भविष्य में तो लोहे के भी घोड़े आ गए हैं। फिर अस्पताल में डॉक्टर से ध्रुव कहता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मगर तारा समझ जाती है कि यह लड़का उसे गलत समझ रहा है। ध्रुव वहाँ से चला जाता है, लेकिन नर्स तारा को रोक लेती है। तभी अस्पताल का एक कर्मचारी तारा की खूबसूरती और सोने के सिक्के देखकर लालच में आ जाता है। तारा को चुपके से अस्पताल से बाहर ले जाता है, मगर असल में उसके इरादे गलत होते हैं। वह अपने गुंडों को फोन करके कहता है कि आज एक लड़की हाथ लगी है। तारा को एहसास होने लगता है कि कुछ गड़बड़ है और वह पीछे मुड़ने लगती है। तभी अचानक उसके चारों तरफ गुंडे आ जाते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। भविष्य में तारा को रात के समय शमशान में घेर लिया जाता है। वहाँ कुछ गुंडे उसके पास आते हैं और उसकी सोने की सिक्के वाली पोटली मांगते हैं। तारा तुरंत पोटली नीचे फेंक देती है और जैसे ही गुंडा उसे लेने जाता है वह खंजर से हमला करती है और बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन लड़ाई में एक
गुंडा तारा के कपड़े फाड़ देता है, जिससे वह शर्मिंदगी महसूस करती है। वह फटे कपड़ों के साथ अपने दुपट्टे को लेने जाती है, लेकिन वह नुकीले तारों में फंस चुका होता है। तारा भगवान कृष्ण से मदद मांगती है। वहाँ दूसरी ओर ध्रुव घर लौटता है और देखता है कि नगर के नेता का बेटा उसके पास आया है और धमकी देता है कि यदि वह उसके पिता का इलाज नहीं करेगा तो उसके परिवार को नुकसान होगा। ध्रुव मजबूरी में अस्पताल जाकर गुंडे के पिता का इलाज करता है और सफल होता है, जिससे गुंडे उसकी सराहना करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। इस बीच तारा एक मंदिर में पहुंचती है और वहां पड़ा कपड़ा देखकर शर्मिंदगी दूर करती है। तभी पंडित जी आते हैं और बताते हैं कि अगले दिन मंदिर में नाटक होगा और तारा राधा की भूमिका निभाएगी, जबकि ध्रुव कृष्णा का रोल निभाएगा। अब आगे क्या होगा जानना है तो कमेंट करना पड़ेगा।